हेलो हेलो हेलो। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। जेई चैलेंजर्स चैनल बाय पीडब्ल्यू में आप सबका बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम हेमंत सिंगल है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। काफ़ी सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स खुद पढ़ भी रहा हूँ। मेरी जेई में 62 रैंक आई थी 2002 में। उसके बाद कई साल मैंने सॉफ्टवेयर में भी काम किया और कई सालों से आप जैसे अच्छे बच्चों को मैं पढ़ा। ठीक है। आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो ज़्यादा आप क्लास डिस्टर्ब मत करना, ज़्यादा परेशान मत करना, आराम से अपन धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ऑफ मैटर शायद ऑपरेटर ने हटा दिया क्योंकि जगह नहीं थी। ठीक है। तो इसमें जो होता है थर्मल फिजिक्स का ये दूसरा चैप्टर है, केटीजी थर्मो के अलावा। इसमें हम कैलोरीमेट्री, कंडक्शन, हीट ट्रांसफर, थर्मल एक्सपेंशन और रेडिएशन और इन सब के मिले जुले कुछ कुछ सवाल हम करते हैं, सीखते हैं। थोड़ा बहुत बैरोमीटर वगैरह के भी उसमें हम पी वी क्वेश्चन एन आई सब लगा लेंगे धीरे धीरे। अलग अलग मिक्स सवाल करेंगे, एडवांस के लेवल के बच्चों हम यहाँ पे हम सवाल करने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम कुछ अच्छे सवाल उन कॉन्सेप्ट से आपके लिए लेके आए हैं, ताकि आप चीज़ें सीखें, आप अलग अलग चीज़ें लगा पाएँ और अच्छा करें। ठीक है बच्चों। तो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस चैप्टर को हम आगे लेते हैं। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, क्या क्या कवर करेंगे हम। कुछ सवाल हम रेडिएशन के करेंगे बच्चों। और आज थोड़ा सा गला खराब है, सो यू विल हैव टू बियर ए लिटिल विथ मी कि हाँ, थोड़ा सर को ज़्यादा ध्यान दो, थोड़ा कम चिल्लाएंगे सर आज। कुछ एक्सपेंशन के सवाल करेंगे, कैलोरीमेट्री, और जो भी है हम मिक्स प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। पहला ही सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए मैं लेके आया हूँ आपके सामने ये। ठीक है। तो बच्चों सवाल पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, विद द हेल्प ऑफ। तो पहले मैं जो है स्क्रीन से बाहर चले जाता हूँ। आप एक बार सवाल पढ़ लीजिए और उसके बाद खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर अपन मिलके इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, पॉज कर लीजिए। ठीक है बच्चा, आई होप आपने इस सवाल को अटेम्प्ट किया होगा, और नहीं किया तो अभी भी पीछे जाकर पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। तो पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ सम अरेंजमेंट, किसी अरेंजमेंट की हेल्प से, डिफरेंट पोर्शंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, ओके, placed on a frictionless horizontal tabletop are maintained at different temperatures as shown in the graph। ठीक है बच्चों। तो अलग अलग हिस्सा जो है, 1 मीटर की रॉड है, उसका अलग अलग हिस्सा अलग अलग टेम्परेचर पे है। फॉर एग्जाम्पल, पहला 20 सेंटीमीटर जो है उसका टेम्परेचर बच्चों हमने बढ़ाया है, उसके अगले 40 सेंटीमीटर का टेम्परेचर कम किया है। ठीक है। और जितना बढ़ाया उतना ही कम किया, और उसके आखिरी 40 का भी टेम्परेचर जो है बच्चों हमने वापस से बढ़ा दिया है। कम ज़्यादा, कम ज़्यादा। ठीक है। डेल्टा थीटा इज डिविएशन इन टेम्परेचर ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम रूम टेम्परेचर, एंड एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड। ठीक है। आफ्टर ए स्टेडी स्टेट इज स्टेब्लिश्ड, ठीक है, टोटल एक्सटेंशन ऑफ द रॉड इज फाउंड टू बी डेल्टा एल। रॉड का टोटल एक्सटेंशन डेल्टा एल हमें दिया है। फाइंड पॉइंट्स ऑफ ऑन द रॉड दैट डू नॉट शिफ्ट। तो पहला पार्ट है कि हमें वो पॉइंट बताने हैं जो शिफ्ट नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसको करते हैं बच्चों। तो हमारी जो रॉड है उसके 3 हिस्से हैं। ठीक है। तो जो लेफ्ट हिस्सा है बच्चों रॉड का, वो हिस्सा हमने गर्म किया है। ठीक है। लेफ्ट हिस्सा जो है हमने रॉड का गर्म किया है। इतना सा हिस्सा साइड से बना लेता हूँ।
ठीक है, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला 40 सेंटीमीटर रॉड का जो है हिस्सा हमने उसको ठंडा किया है, आइस आइस बेबी। और फाइनली जो बचा हुआ हिस्सा है 40 सेंटीमीटर, वो हमने गर्म किया है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है बच्चों कि कौन कौन सा हिस्सा जो है वो कौन कौन से पॉइंट मूव नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि द फ्लोर इज फ्रिक्शनलेस। तो फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, तो रॉड पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, तो पहला पॉइंट जो बिल्कुल मूव नहीं करेगा वो होगा सेंटर ऑफ मास, ऑब्वियसली। ठीक है, तो दिस इज 0.2, दिस इज 0.6, दिस इज 1। तो यहाँ पे हमारा सी एम जो है, सो सी एम विल नॉट मूव, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, बॉडी पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। और कोई सा पॉइंट जो मूव नहीं करेगा, तो देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो ब्लू वाली रॉड जो है वो छोटी हुई है और पिंक वाली रॉड जो है वो बड़ी हुई है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ने मूव नहीं किया। ये जो है हमारे पास 0.3 मीटर है या 30 सेंटीमीटर है, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हुई है। ठीक है, और टेम्परेचर डेल्टा थीटा बराबर है, जितना डेल्टा थीटा हमने बीच वाले पोर्शन पे लगाया है उतना ही डेल्टा थीटा बच्चों हमने साइड वाले पोर्शन पे लगाया है। तो ये जितनी छोटी होगी, अगर यहाँ पे एक रॉड होती 0.3 जिसका टेम्परेचर हम बढ़ाते, तो ये जितनी छोटी होती उतनी ये बढ़ती क्यों? डेल्टा थीटा सेम है भाई। डेल्टा एल क्या होता है? एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो अगर डेल्टा थीटा सेम है, अल्फा सेम है और एल सेम है, तो 0.3, तो ये जितनी छोटी होती उतनी बढ़ती। तो ये वाला पॉइंट अगर रॉड पे होता तो वो मूव नहीं करता, बट ऐसा पॉइंट तो है नहीं। ठीक है, तो मूव करेगा। अब यहां से यहां तक देखें तो हमारी 0.1 है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ मान लो डेल्टा L1। ठीक है, अब यहां से एक रॉड का हिस्सा ले लो 0.1 लेंथ का। ठीक है बच्चा, हम हिस्सा ले रहे हैं 0.1 लेंथ का, और वो हिस्सा जो है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन हो, उसमें जो एक्सपेंशन होगा वो भी डेल्टा L1 होगा। ठीक है, डेल्टा थीटा सेम है, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव है, तो डेल्टा एल भी एक में नेगेटिव है और एक में बच्चों क्या है? पॉजिटिव। तो दोनों जो होंगे हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट भी चेंज नहीं होगा, अपनी लोकेशन चेंज नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं कर रहा। सेंटर ऑफ मास और इसके बीच में जो रॉड है, जो दो रॉड के हिस्से हैं, उसमें एक में जितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एक में जितना एक्सपेंशन हो रहा है, वो दोनों बराबर है, तो इसलिए ये पॉइंट भी मूव नहीं करेगा। तो सी एम विल नॉट मूव एंड पॉइंट एट 0.2 मीटर right of center of mass will not move। ठीक है, तो कौन कौन से दो पॉइंट मूव नहीं करेंगे बच्चों? सी एम एंड सी एम प्लस 0.2 मीटर। तो ये दोनों पॉइंट जो है बच्चों बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं अब इसका, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ एंड्स ऑफ द रोप। ठीक है, दोनों रॉड के एंड्स का डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक और चीज काम की आती है कि भाई पूरी रॉड की लेंथ में जो इंक्रीज है, ठीक है, वो हमें डेल्टा एल दिया है। टोटल एक्सटेंशन ऑफ द रॉड इज डेल्टा एल। ठीक है, बच्चों ध्यान से देखो, 0.4 मीटर ये छोटी हो रही है, मान लो डेल्टा L1 से हो रही है, और 0.4 मीटर बढ़ रही है,
तो ये भी किससे बढ़ेगी, डेल्टा L1 से बढ़ेगी। और 0.2 मीटर जो है बढ़ रही है, ये क्या होगी, ऑब्वियसली ये जो बढ़ रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो सारा का सारा डेल्टा एल आएगा वो आएगा इस रोड के एक्सपेंड होने से, ठीक है। और ये कितना होगा, ये होगा डेल्टा एल के बराबर, और ये होगा 2 डेल्टा एल के बराबर कॉन्ट्रैक्शन, और ये भी होगा 2 डेल्टा एल, ठीक है। तो जितना ये छोटा हुआ उतना ये बड़ा, तो जो एक्सपेंशन आया सारा का सारा बच्चों कहाँ से आया, हमारा एक्सपेंशन जो आया है वो आया है सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेंटीमीटर में जो चेंज होगा वो होगा डेल्टा एल बाई 2, ठीक है। तो चेंज पर 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट हमें निकालना ये पॉइंट कितना मूव हुआ, ये है 30 सेंटीमीटर, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 डेल्टा एल बाय 2, ये वाला पॉइंट इधर आएगा। ये एक्सपेंड हुआ है, ये कितना होगा, 2 डेल्टा एल बाय 2 डेल्टा एल, तो ये वाला पॉइंट इधर जो शिफ्ट होगा वो कितना शिफ्ट होगा, डेल्टा एल बाय 2, ठीक है। आ रही बात समझ में, भाई सेंटर ऑफ मास हमारा कहीं गया नहीं, ये 3 डेल्टा एल बाय 2 कम हुआ, ये डेल्टा एल बढ़ा, तो ये कितना शिफ्ट होगा, डेल्टा एल बाय 2। इधर जाते हैं, ये है 0.1, इसमें चेंज आएगा 10 सेंटीमीटर में डेल्टा एल बाय 2, और ये है 0.4, ठीक है, इसमें चेंज आएगा 2 डेल्टा एल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा, 3 डेल्टा एल बाय 2, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ये पॉइंट यही है, ये डेल्टा एल बाई 2 कम हुआ, ये 2 डेल्टा एल बढ़ा, तो ये टोटल इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ 3 डेल्टा एल बाई 2, और ये 3 डेल्टा एल बाई 2 कम हुआ और ये डेल्टा एल बढ़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा डेल्टा एल बाई 2, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ एंड्स ऑफ द रोप, तो लेफ्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा एल बाई 2 टूवर्ड्स राइट, और राइट हैंड का डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, अगेन 3 डेल्टा एल बाई 2, और ये भी किधर होगा, टूवर्ड्स राइट, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक रॉड है उसको हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे गर्म कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट गर्म कर रहे हैं, कुछ पार्ट ठंडा भी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा था कौन कौन सा पॉइंट मूव नहीं करेंगे, तो चूंकि फ्रिक्शनलेस फ्लोर है तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा तो सेंटर ऑफ मास से दूर वो पॉइंट जिसमें ठंडी और गर्म रॉड की लेंथ बराबर है वो भी मूव नहीं करेगा, तो वो पॉइंट भी हमने निकाल लिया 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। फिर हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा था एंड्स का, तो सेंटर ऑफ मास से जो है हर 10 सेंटीमीटर में डेल्टा एल बाई 2 का चेंज आ रहा है, तो जो ठंडा है उसकी वजह से नेगेटिव आ रहा है, जो गर्म है उसकी वजह से पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने चेंज निकाल लिया। तो हमने देखा कि भले ही सेंटर मास मूव नहीं कर रहा है, ये वाला सिरा इधर जाएगा डेल्टा एल बाई 2, और वो वाला सिरा इधर जाएगा 3 डेल्टा एल बाई 2, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये दोनों सिरे जो है राइट में जा रहे हैं तो सेंटर मास मूव क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर हमने रोड को ज़्यादा ठंडा किया है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, तो इसलिए इधर मूव कर रही है, इधर रोड को हमने ज़्यादा गर्म किया है, एक्सपेंड हो गई, इधर मूव कर रही है, बट मास जो है अभी भी मूव करने के बाद भी दोनों तरफ क्या है, बराबर है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब अगला सवाल जो है इससे और भी ज़्यादा बढ़िया है, आपकी स्क्रीन पे ये, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये तो सेम सवाल आपने लिया है, ठीक है, सेम सवाल नहीं है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ो, इसमें एक की चेंज है, और उस चेंज के बारे में आप सोचो समझो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मिलते हैं हम, ठीक है। मैं स्क्रीन के बाहर जाता हूँ, आप वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत मजा आएगा, ठीक है बच्चों।
ठीक है बच्चों। सो आई होप आपने ये सवाल अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, तो वही सवाल है जो अभी हमने किया था, बस इसमें की चेंज है जो इस सवाल को कहीं ज़्यादा मुश्किल बना देता है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं बच्चों। तो सवाल में हमें क्या कहा गया है, विद द हेल्प ऑफ सम अरेंजमेंट, सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज, डिफरेंट पोर्शंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटल रॉड प्लेस्ड ऑन ए रफ रफ इस बार है रफ, ठीक है, सेंटर मास मूव करेगा, horizontal table top are maintained at different temperature as shown in the given graph. Here delta theta is deviation in temperature of a point from room temperature and x is distance of the point from the left end of the rod. ठीक है बच्चों, थोड़ा गला खराब है तो थोड़ा सा धीरे बोलूँगा, ठीक है, बट सुनाई दे रहा है सब कुछ। हाँ, आफ्टर स्टडी स्टेट इस्टेब्लिश्ड total extension of the rod is found to be delta L. ठीक है, सेम क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट्स ऑन द रॉड दैट डू नॉट शिफ्ट। ठीक है, वो पॉइंट बताने हैं जो शिफ्ट नहीं हुए। ठीक है, तो करते हैं इसको, पूरी रॉड एक ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक रॉड ले ली। अब इस रॉड के हम बच्चों 3 टुकड़े करेंगे। ठीक है, कौन सा कलर है? ठीक है, ये पहला टुकड़ा है 0.2, यहाँ तक रॉड हमने गर्म करी थी। दूसरा टुकड़ा है 0.6, बीच की रॉड हमने छोटी करी थी। और फाइनली लास्ट पार्ट जो है बच्चों, उसको हमने अगेन गर्म किया था। ठीक है, तो वो पॉइंट निकालने हैं जो हमारे वो नहीं हुए, क्या नहीं हुए, मूव नहीं किए। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी बड़ी रोड बना लेता हूँ। आई सडनली रियलाइज थोड़ी सी बड़ी रोड बनाने में हमें फ़ायदा है, और रोड जो है इस कलर की बना लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। तो ये हमारी रॉड है, इसका बीच वाला पार्ट ले लेते हैं दूसरे कलर का। ठीक है, ठीक है, तो अब हमें वो निकालना है बच्चों, पॉइंट्स जो कि मूव नहीं किए। ठीक है, मान लो पूरी रोड अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता, 2 सेकंड के लिए मान लो, इमेजिन करो ये हमारी रॉड है, इसको हमने गर्म किया। ठीक है, रफ फ्लोर पे, तो लगभग बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं, ये वाला पार्ट इधर जाता, ये वाला पार्ट इधर जाता, इस पर फ्रिक्शन इधर लगता है, इस पर फ्रिक्शन इधर लगता है। ऑब्वियसली दोनों फ्रिक्शन बराबर होते हैं, सेंटर मास कहीं जा नहीं रहा है, और फाइनली रॉड जो है स्टेशनरी। ठीक है, तो अभी भी अगर दोनों तरफ रॉड जो है वो बराबर हमने गर्म करी होती तो रॉड का सेंटर वाला पॉइंट वहीं रहता। ठीक है, तो अभी हमें नहीं पता कि कौन सा पॉइंट जो है वो स्टेशनरी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, ठीक है, कि ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा। 2 सेकंड के लिए मान लो कि ये वाला पॉइंट जो है कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। तो और ये डिस्टेंस अगर x है, ठीक है, तो ये इसमें जो चेंज आएगा डेल्टा x, वो कितना आएगा, x अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो अगर पॉइंट ये वाला जो कि x डिस्टेंस पे है, ये भी कहीं नहीं जा रहा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इसमें जो चेंज आएगा एक्सपेंशन, वो भी आएगा x अल्फा डेल्टा थीटा। इसका कॉन्ट्रैक्शन और इसका एक्सपेंशन दोनों क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट स्टेशनरी है और हम सेंटीमीटर में खेल लेते हैं, इट डजेंट रियली मैटर, ये पॉइंट स्टेशनरी, तो ये भी पॉइंट स्टेशनरी होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा बच्चों, 40 माइनस एक्स। ठीक है, डिस्टेंस होगा 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी ये जो लेंथ है 40 माइनस एक्स, ये पॉइंट भी स्टेशनरी होगा, और इधर एक्स बचेगा।
और इधर 20 माइनस एक्स बचेगा। सेंटीमीटर में हम खेल रहे हैं, ठीक है बच्चों, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पॉइंट स्टेशनरी है, ये रॉड इधर जो हो रही है क्या हो रही है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो इस ये वाला हर पॉइंट इस तरफ जा रहा है, ये सारा पॉइंट इधर जा रहा है, ठीक है। तो जब पॉइंट इधर स्लाइड करेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरफ लग रहा है मान लो फ्रिक्शन F1, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब ये रॉड एक्सपेंड कर रही है, ये पॉइंट इधर जा रहा है, तो इस पर भी फ्रिक्शन लगेगा और ये फ्रिक्शन भी F1 के बराबर लगेगा। क्यों लगेगा बच्चों, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन कम से कम स्लाइडिंग में होता है म्यू एन। चूंकि रॉड की लेंथ सेम है तो इन दोनों पार्ट का एन क्या होगा, ऑब्वियसली बराबर होगा, ठीक है। अब ये पार्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इस साइड, तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा F2, ठीक है। ये पॉइंट स्टेशनरी है, ये एक्सपेंड कर रहा है, तो इस पर भी फ्रिक्शन इधर लगेगा और वो सेम लगेगा F2, ठीक है। और ये पार्ट एक्सपेंड कर रहा है तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, वो F1 के बराबर होगा क्योंकि रॉड की लेंथ x है। और ये एक्सपेंड कर रहा है, राइट, तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, वो होगा F3, ठीक है। तो ये हमारे फोर्सेस इस पे लगने लग गए ऑब्वियसली, ठीक है। अब बात आती है कि ये फोर्सेस तो लग गए, ठीक है, और तो जो रॉड जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ आप इसको जैसे ये इलास्टिक जैसी चीज़ है, इसको घसीटते हो, इसको खींचते हो, तो इधर फ्रिक्शन लग गया, ठीक है। तो जब आप छोड़ देते हो, ठीक है, तो फाइनली ये जो सारा फ्रिक्शन लगा है इनका सम जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जैसे जैसे हम रॉड एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, मूव करेगा, ठीक है, पर वो जो मूव करेगा बच्चों वो इनफाइनाइटली स्लो करेगा, ठीक है, और कहीं मूव कर चुका है तो फाइनली स्टेडी स्टेट में भी रॉड में क्या होगा, क्योंकि रॉड इधर जा रही है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो उसमें स्ट्रेस डेवलप करेगा, ठीक है। बट रॉड पे आखिरी में नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। रॉड पे आखिरी में नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। तो ये तीन पॉइंट, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 कहीं मूव नहीं किए, रॉड पे फ्रिक्शन लगा, धीरे धीरे एक्सपेंड करी, फ्रिक्शन सिग्निफिकेंट लगा म्यू इंटू एन, अगर चीज मूव कर रही है, बट सम जो है उनका जीरो होगा क्योंकि रोड स्टडी स्टेट में अभी भी एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, और फ्रिक्शन जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, ठीक है। फ्रिक्शन जो होगा इस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, ठीक है, और इनका सम जीरो होगा, ठीक है। सम जीरो होगा इसका मतलब बाएं वाला और दाएं वाला बराबर होगा। सो 3F1 हैज़ टू बी इक्वल्स टू 2F2 प्लस F3, और चूंकि प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू इसकी लेंथ है 40 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स। तो क्या हुआ, हमें x में इक्वेशन मिल गई, और अगर हमें x में इक्वेशन मिल गई तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो पॉइंट्स मिल गए जो कि मूव नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। 3 पॉइंट होंगे वो। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन वंस एंड फॉर ऑल। So I will get 6x is equals to 100. So x is equals to 50 by 3 सेंटीमीटर। आई होप मैंने बीमारी में कोई गलत कैलकुलेशन नहीं करी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी, हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी काम करो, ठीक है। एग्ज़ाम में अनहेल्दी लोगों से खास करके एग्ज़ाम से पहले दूर रहो। सो यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़ अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। मेरे जैसे नहीं कि हाँ भाई थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम पे एक ही बार आता है साल में एग्ज़ाम हमारा, ठीक है, जी एडवांस। तो हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, हाँ बच्चों। अटेम्प्ट भी ज़्यादा नहीं देते बदतमीज लोग, ठीक है, बट इट्स ओके, उनकी डोमेन, वी कांट डू मच, वी हैव टू वर्क विथ व्हाट वी हैव, ठीक है। लाइफ इज़ नॉट फेयर, ठीक है, बट वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव, ठीक है। फालतू की बातें करो, गला खराब है वो फालतू की बातें कर रहे हो सर। तो x बराबर हो गया 50/3। आई होप आई हैव नॉट मेड अ मिस्टेक।
50/3 कितना होता है बच्चों? 50/3 20 से कम होता है ना? हाँ, तो सही किया। अगर 20 से ज़्यादा आ जाता तो हमारा अजम्पशन गलत हो जाता। तो पॉइंट्स हमें मिल गए। कौन कौन से पॉइंट्स जो मूव नहीं करेंगे? सो पॉइंट्स विच विल नॉट मूव। तो पहला पॉइंट है, लेफ्ट से डिस्टेंस लेते हैं 20 - x। सो 20 - x, 20 is 60/3, 60/3 minus 50/3 is 10/3, कॉमा। ये दूसरा पॉइंट है 20 + x, so 60/3 plus 50/3 is 110/3, कॉमा। ये तीसरा पॉइंट है 20, 40, 60 और 60 + 40 - x, तो 100 - x, इधर से x हटा दे तो 100 होता है 300/3, तो 300/3 minus 50/3 is 250/3 सेंटीमीटर। फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट मूव नहीं करेंगे, ठीक है। और ये हमने फ्रिक्शन का यूज करके निकाला। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ एंड्स ऑफ द रॉड, ठीक है, ठीक है। तो हमें पता है कि टोटल एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन डेल्टा एल है, एक्सपेंशन पर 10 सेंटीमीटर, अभी जो पिछले सवाल में हमने ये किया था, इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट स्टेशनरी है, पॉइंट 1 हमारा स्टेशनरी है। इसमें एक्सपेंशन हुआ है तो ये लेफ्ट जाएगा, ठीक है। इसकी लेंथ है 20 - x 10/3, ठीक है। इसकी लेंथ है 10/3। तो हमारा लेफ्ट एंड जो है डेल्टा एल, जो है डेल्टा एल बाई 2 इज द एक्सपेंशन इन 10 सेंटीमीटर। तो 10/3 में एक्सपेंशन होगा डेल्टा एल बाई 6। सो आंसर हो गया हमारा लेफ्ट एंड क्या लिख रहे हैं? एंड विल शिफ्ट लेफ्ट बाय डेल्टा एल बाय 6, ठीक है। ये पॉइंट स्टेशनरी है ना, और ये पॉइंट स्टेशनरी है, बिल्कुल है, ठीक है। और तो ये पॉइंट शिफ्ट करेगा, पॉइंट क्या होगा? शिफ्ट करेगा, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है? 50/3, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर पर डेल्टा एल बाई 2 है, जगह का है। सो अगर 10 सेंटीमीटर में शिफ्ट होता है डेल्टा एल बाय 2, तो 50/3 सेंटीमीटर में, अब ये सातवीं वाली बात हो गई, शिफ्ट होगा ओरिजिनल शिफ्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू न्यू लेंथ, विच इज इक्वल्स टू 5 डेल्टा एल बाय 6, ठीक है। और एक्सपेंड कर रहा है तो राइट में होगा, ठीक है। तो कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिख लें, राइट एंड विल शिफ्ट राइट बाय 5 डेल्टा एल बाय 6,
तो लेफ्ट हैंड इस बार लेफ्ट शिफ्ट होगा, राइट हैंड इस बार राइट शिफ्ट होगा। पिछली बार कुछ और हुआ था, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हुआ था, एक और पॉइंट शिफ्ट नहीं हुआ था, लेफ्ट हैंड भी राइट शिफ्ट हुआ था और राइट हैंड भी राइट शिफ्ट हुआ था। इस बार फ्रिक्शन की वजह से लेफ्ट हैंड थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा और राइट हैंड थोड़ा ज़्यादा उस तरह शिफ्ट होगा। ठीक है, सो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, आपको करने में बहुत मज़ा आया होगा। तो क्या किया हमने, तो सबसे पहले हमने माना कि रॉड के बीच में कहीं एक पॉइंट होगा जो बच्चों शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, देयर हैज़ टू बी अ पॉइंट इन द मिडिल ऑफ द रॉड जो हमारा शिफ्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस मैंने एक एंड से एक्स ले लिया। ठीक है, तो एक और पॉइंट होगा दूसरी साइड, वो भी शिफ्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इधर एक्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है उधर उतना ही एक्स में एक्सपेंशन होगा, तो इधर भी एक पॉइंट होगा। सिमिलरली इधर भी एक ऐसा पॉइंट होगा। ठीक है, तो ऐसे 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद मैंने क्या दिमाग लगाया कि भाई हमारा जो बॉडी पे नेट फ्रिक्शन 0 होगा। ठीक है, ये पॉइंट रुका हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बाकी हिस्सा इधर आ रहा है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, इधर आ रहा है, फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो सिमिलरली तीनों स्टेशनरी पॉइंट को मानने के बाद, और हमारा assumption गलत हो सकता था, ठीक हो, अगर x 20 से ज़्यादा आ जाता तो हमारा assumption गलत हो जाता, वापस कर लेते, इट्स ओके, वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने जो है उसको इधर इस तरह से कर लिया। क्या कर लिया? हाँ, तो हमने मान लिया फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने नेट फ्रिक्शन को 0 किया। फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, बॉडी बॉडी पे मिला के 0 होगा, और फ्रिक्शन जो होगा चूंकि काइनेटिक है प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होगा, और नॉर्मल जो है प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगी। तो अलग अलग हिस्से में फ्रिक्शन का डायरेक्शन अलग अलग होगा रॉड के, और उसको हमने इक्वेशन लिख ली कि नेट फोर्स 0 होगा। फ्रिक्शन को हमने प्रोपोर्शनल टू लेंथ का यूज़ करके हमने निकाल लिया कि वो पॉइंट कहाँ पे होगा जो पॉइंट मूव नहीं कर रहा, और बाकी दोनों पॉइंट कौन से होंगे जो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, हमें पता है कि डेल्टा एल पूरी रॉड का एक्सटेंशन है, वो 20 सेंटीमीटर से आया है, डेल्टा एल बाई 2 10 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन है, तो 10/3 का एक्सटेंशन डेल्टा एल बाई 6 होगा, और 50/3 का एक्सटेंशन 5 डेल्टा एल बाई 6 होगा। तो इतना सा सवाल था बच्चों, बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था, एंड आई होप आपको ये सवाल करके बहुत मज़ा आया होगा। मुझे तो, मैं बीमार हूँ फिर भी ये सवाल करके बहुत मज़ा आया। ठीक है, सो प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन, अच्छे से इसको आप बार बार देखें। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं, ट्रैक बदलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल आपकी स्क्रीन पे, अगला अच्छा सवाल रहा ये। ठीक है, तो ये रेडिएशन का सवाल है बच्चों, तो मैं स्क्रीन से बाहर जाता हूँ, आप प्लीज़ इसको पॉज करके करिए, बढ़िया सवाल है, काम का सवाल है, इट्स वर्थ योर टाइम। ऐसे सवाल आते हैं, इसमें जो की कॉन्सेप्ट लगते हैं, जो चीज़ें लगती है, जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं बीमार होकर ये सवाल कर सकता हूँ, तो आप भी ऑब्वियसली अच्छे से सवाल कर सकते हैं। हैव फेथ, हैव ग्रेटिट्यूड, सवाल को करते हैं। मैं स्क्रीन से बाहर जाता हूँ, आप प्लीज़ पॉज करके इसको करिए। ठीक है बच्चों, आई होप कि अपने सवाल अटेम्प्ट किया है। सवाल पढ़ लेते हैं सबसे पहले, क्या दिया सवाल में। सो वी हैव 3 हाईली कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक spherical shells acting as black body। मैं सामने से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हाँ, सो वी हैव 3 हाईली कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक spherical shell acting as black body। ठीक है, काले काले हैं सब लोग, ब्लैक बॉडी का मतलब काला नहीं होता, आई होप यू नो दैट। ठीक है, ऑफ रेडियाई ए बी एंड सी, एंड एवरीथिंग इज केप्ट इन वैक्यूम। सब कुछ जो है वैक्यूम में हो रहा है, कहीं कुछ नहीं है इनके आसपास। ठीक है, हम भी नहीं है, ये जो है हमने स्पेस में कहीं छोड़ दिए जहाँ आसपास कुछ भी नहीं, कोई लाइट नहीं। ठीक, वैक्यूम, और मतलब रेडिएशन वगैरह भी कुछ नहीं है। द रीजन बिटवीन द रीजन, रीजन ही बोलते हैं ना, रीजन REASON और REGION, दोनों रीजन ही होता है। द रीजन बिटवीन द शेल्स इज ऑल्सो इवैक्यूएटेड, ऑल्सो नहीं लिखा है बट वहाँ भी वैक्यूम है कुल मिला के, एंड दे कैन एक्सचेंज एनर्जी ओनली बाय रेडिएशन। ठीक है,
तो कहानी का सार यह है कि बस रेडिएशन रेडिएशन खेलना है, ठीक है। इनसाइड द इनर मोस्ट शेल, सबसे अंदर वाले शेल के नीचे, देर इज ए हीटर ऑफ कांस्टेंट पावर पी। ठीक है, हीटर कहाँ से आया? सन मान, वी हैव अ सन जहाँ पे न्यूक्लियर फिशन हो रहा है और वो हीट जनरेट कर रहा है ऑफ कांस्टेंट पावर पी। शेल कैन बी इनॉर्मस, राइट, जस्ट लाइक इन स्पेस। इन स्टडी स्टेट सिग्मा इक्वल्स टू स्टीफन्स कांस्टेंट, सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट दिया है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, टेम्परेचर ऑफ द मिडिल शेल एंड टेम्परेचर ऑफ द इनर मोस्ट शेल हमें पूछा है, ठीक है। और एक और ऑप्शन है, ठीक, वो हम देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों टेम्परेचर ऑफ द आउटर मोस्ट शेल से, ठीक है। तो स्टडी स्टेट है, ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। स्टडी स्टेट है, इसका मतलब तीनों की जो इंटरनल एनर्जी है शेल की कांस्टेंट है, तीनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो जितनी भी एनर्जी अंदर जनरेट हो रही है बच्चों, ऑल द एनर्जी दैट इज बीइंग जनरेटेड हैज टू गो थ्रू द आउटर शेल। और तो कोई रास्ता है नहीं, सबसे अंदर वाले से मिडिल को मिलेगी, मिडिल से बाहर मिलेगी। तो पी पावर से जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो सारी की सारी एनर्जी बाहर जा रही है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि टेम्परेचर बदल रहा है या कुछ हो रहा है, नथिंग, ऑल द एनर्जी हैज टू गो आउट, ठीक है। तो ये हमारा शेल है, इसकी रेडियस सी है, ये एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है, वो पावर पी है, ठीक है। तो क्लियरली पी हैज टू इक्वल्स टू, ठीक है, आई होप मैं फॉर्मूला भूल नहीं गया हूँ बीमारी में, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द शेल इंटू टेम्परेचर ऑफ द शेल की पावर 4, ऐसा ही कुछ होता है। पावर प्रोपोर्शनल टू एरिया और टी की घात 4 होता है, इतना कुछ मुझे याद है। और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट शायद स्टीफन्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो सीधे सीधे हमें टी सी मिल गया, पहला पार्ट तो बहुत आसान था। टी सी इज इक्वल टू पी बाय सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर का एक्सपोनेंट 1/4, पी सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर टू द पावर 1। सो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट लेट अस डू सेकेंड पार्ट, टेम्परेचर ऑफ द मिडिल शेल, ठीक है। मिडिल शेल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मिडिल शेल है, ठीक है। इसकी रेडियस बी है, इसकी रेडियस सी है, ठीक है। तो मिडिल शेल जो है कुछ ना कुछ पावर एमिट कर आउटसाइड, ठीक है। अभी हम सिर्फ आउटसाइड को कंसर्न कर रहे हैं। कितना पावर एमिट कर रहा है? पी नहीं, पी से थोड़ा सा ज़्यादा। क्यों कर रहा है पी से ज़्यादा? क्योंकि आउटर शेल का टेम्परेचर टीसी है, तो आउटर शेल जो है वो क्या करता है, मिडिल शेल को भी कुछ पावर देगा। सिर्फ बाहर थोड़ी एमिट करेगा, आउटर शेल अंदर भी करेगा, ठीक है। नेट जो बाहर एमिट करता है आउटर शेल वो पी के बराबर है, पर वो अंदर भी एमिट करेगा, ठीक है। तो इसका जो पावर एमिशन होगा, इसका भी नेट एमिशन जो होगा बाहर की तरफ वो पी होगा। तो कुछ एमिट कर रहा है, कुछ रिसीव कर रहा है, उन दोनों का डिफरेंस पी के बराबर होगा, ठीक है। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है, और ये आप याद रख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आउटर शेल, आउटर शेल acts as atmosphere for the inner shell। हमारा जो आउटर शेल है वो इनर शेल के लिए एटमॉस्फेयर की जैसे एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आउटर शेल का टेम्परेचर अगर टीसी है तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर टी सराउंडिंग है, तो आपको टी सराउंडिंग से
रेडिएशन मिलता है, तो यहाँ पे आपको टीसी से रेडिएशन मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ नेट जो पावर बाहर जा रहा है आउट ऑफ द मिडिल शेल, दिस पावर हैज टू बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर इंटू टीबी की घात 4, लेकिन ये रिसीव भी कर रहा है, माइनस टीसी, बाहर वाला टीसी है ना, टीसी की एक्सपोनेंट 4। ठीक है, दैट्स इट, द क्वेश्चन इज नाउ सॉल्व्ड। सो टीबी इज इक्वल्स टू पी टीबी टू द पावर 4, ऐसा कर, 1 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, इज इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाय सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर प्लस टी सी टू द पावर 4, और टी सी की पावर 4 हमें पता है पी अपॉन सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से टी बी आ गया हमारे पास पी बाय 4 पाई सिग्मा टू दी पावर इंटू 1/4 इंटू 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर टू दी पावर 1/4 सिग्मा। तो ये ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। तो की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, आउटर शेल जो है अंदर वाले शेल के लिए एटमॉस्फेयर का काम करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ इनर मोस्ट शेल, तो टेम्परेचर ऑफ इनर मोस्ट शेल में जो आएगा वो क्या आएगा, टी बी आएगा, पावर इज इक्वल्स टू 4 पाई सी स्क्वायर इंटू टी ए टू द पावर 4 और माइनस टी बी टू द पावर 4, तो यहाँ माइनस आ नहीं सकता, और टी बी की वैल्यू यहाँ ये है, इसकी पावर 4 करेंगे तो 1 + a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि माइनस नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, आप करके देख लेना, मतलब अगर आपकी थोड़ी मैथ्स अच्छी है तो आपको बिना करे दिख जाएगा कि माइनस टी बी की पावर 4 है, दूसरी साइड जाएगा तो कुल मिला के प्लस आएगा, तो माइनस तो आ नहीं सकता, बाकी सारी चीज़ें भूल जाए। ठीक है, लेट अस डू द लास्ट पार्ट। इफ बोथ आउटर एंड द मिडिल शेल वर रिमूव्ड, अगर हमने सारे शेल हटा दिए, ठीक है, देन द टेम्परेचर ऑफ इनर मोस्ट शेल विल डिक्रीज, और ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों, यहाँ पे देख लो, टी बी सिर्फ बी की बात करें, सिर्फ हाँ सी की बात करते हैं, आउटर से लेते हैं, आउटर का ये टेम्परेचर है, अगर आउटर नहीं होता तो बी का टेम्परेचर क्या होता, बिल्कुल ऐसा ही होता, सिग्मा सी स्क्वायर बी स्क्वायर होता, ये वाला पार्ट नहीं आता, तो टेम्परेचर बढ़ गया ना। क्यों बढ़ गया, क्योंकि आउटर शेल जो है इनर शेल को एटमॉस्फेयर दे रहा है, सिर्फ एनर्जी जा नहीं रही है, रिसीव भी हो रही है। ठीक है, तो इसलिए अगर उसको नेट ट्रांसफर बराबर करना है तो उसको टेम्परेचर बराबर ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये शेल नहीं होता, इसके लिए ये शेल नहीं होता तो सीधे सीधे रेडिएट करता पी पावर, अभी ये शेल है तो ये रेडिएट कर रहा है और रिसीव कर रहा है, उन दोनों का डिफरेंस जो है पी है, तो इसको रेडिएट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसका टेम्परेचर जो होगा ज़्यादा हो जाएगा। क्या ज़्यादा हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, टर्म्स बढ़ती जाएगी, जितने शेल लगाओगे उतनी ही टर्म्स बढ़ती जाएगी, और टेम्परेचर क्या होता जाएगा हमारा, बढ़ता जाएगा। तो अगर शेल रिमूव कर देंगे, सारी की सारी हीट जा रही है, कुछ वापस आ नहीं रही है, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना नहीं पड़ रहा, तो टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज करेगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, की कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस तरह से कॉन्सेंट्रिक शेल में क्या होता है, बाहर वाला जो है अंदर वाले का एटमॉस्फेयर का काम करता है। ठीक है, सबसे बाहर वाला अगर अंदर कुछ पावर सोर्स है तो सबसे बाहर वाला जो पावर रेडिएट करेगा वो सबसे अंदर जो जनरेट हो रहा है, टोटल पावर जनरेट हो रहा है उसमें उसके बराबर होगा। ठीक है, तो उससे बाहर वाले का जाएगा, अंदर वाले का लेकर ना नेट पावर जो बाहर जा रहा है इज इक्वल टू पावर सेंट आउटसाइड माइनस पावर रिसीव्ड आउटर शेल की वजह से, एंड वी कैन कीप डूइंग दिस एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक है, सो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, आपने कुछ सीखा इसमें, 1/4 वगैरह देख के डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है,
अपने आप वो सब हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम आगे बढ़ के करते हैं हमारे पास अगला सवाल। ठीक है, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा ये। इसमें भी ये टर्म्स आपको जो उल्टी सीधी दिख रही है वो उतनी सीधी उल्टी सीधी है नहीं, डरने की ज़रूरत है नहीं। सो आई प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करिए, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं इसके बाहर जाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपने सवाल अटेम्प्ट किया है। मैं भी अटेम्प्ट करता हूँ। मेरे अभी थोड़ा धक धक हो रहा है, सवाल कर पाएंगे कि नहीं, बट आई होप कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। छोटा मोटा इंटीग्रेशन लगेगा, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, डे टू डे की बात है, कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन विच सेज अ हाईली थिन, पतले से पतला कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर नॉट, मतलब उसको हमें कंसिडर करना ही नहीं, इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर एट 0 डिग्री। ठीक है, फ्रीजिंग वाटर हमने उसमें डाल दिया। आउटसाइड सराउंडिंग टेम्परेचर इज -T°C। ओके जी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज L0। ठीक है, तो इतनी हीट निकालनी पड़ती है पर यूनिट मास। आई होप मैं सही हूँ, टू फ्रीज द वाटर। ठीक है, एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस इज के आइस। थर्मल कंडक्टिविटी आपको पता ही होगा, जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वैसे थर्मल, इलेक्ट्रिक नहीं पढ़ा है तो आई थिंक इट इज के इंटू ए बाय डेल्टा एल, ऐसे कुछ होता है। कर लेंगे, ठीक है, करेंगे तो होगा, अभी अभी से क्यों चिंता करें। अज्यूम हीट इज फ्लोइंग सिमेट्रिकली इन रेडियल डायरेक्शन। हीट जो है सिमेट्रिकली रेडियल जा रही है, तो पानी जो है हमारा रेडियली फ्रीज कर रहा है, और पानी तो भारी होता है, इससे कुछ तो गड़बड़ है, गुब्बारा है क्या। इन रेडियल डायरेक्शन चूज द करेक्ट ऑप्शन। डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो नॉट, डेंसिटी भी हमें दी। नेग्लेक्ट द एक्सपेंशन, अच्छा एक्सपेंशन को भूल ही जाना है, भूले ही जाना, क्योंकि नहीं तो पानी एक्सपेंड करेगा तो बढ़ेगा ना, और बाहर से जो आइस जम गई है तो पानी अगर एक्सपेंड करेगा तो कहाँ जाएगा, देयर हैज टू बी अ ब्लास्ट। तो उसने कहा एक्सपेंशन इग्नोर कर दो भाई, सवाल बनाया है उसने तो बनाया तो अच्छी बात है। ठीक है, द टाइम इन विच द कंप्लीट वाटर फ्रीजेस इज गिवन बाय दिस। तो हमें समय निकालना है, सेकंड ऑप्शन सेम है, बस नंबर अलग है। तो हमें निकालना है या तो 1/6 है या 1/4 है। टाइम इन विच द थिकनेस ऑफ आइस बिकम्स R0/2, मतलब आधा फ्रीज हो, आधा पानी फ्रीज नहीं हुआ, मतलब बाहर का आधी रेडियस फ्रीज हुई। ठीक है, आधा नहीं हुआ, आधे से ज़्यादा हो गया, इज 1/12। ठीक है, और इसमें 1/4। ठीक है, और टोटल हीट रिलीज, टोटल हीट रिलीज तो सबसे आसान है, तो सबसे पहले वही कर लेते हैं, आसान से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, जो काम आपको दिख रहा है आप आसानी से कर लोगे तो वही करते हैं। तो हीट रिलीज्ड इज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हीट रिलीज्ड। तो हीट कितनी रिलीज होगी, हीट रिलीज्ड, हाँ बच्चों कितनी होगी, इक्वल्स टू M × L। एल क्या दिया हमें, L0 दिया, तो L0 वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R0 क्यूब। सो 4/3 इंटू पिलर्स पाई R0 क्यूब रो L0। सो 4/3, 4 पाई पाई 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू रो नॉट इंटू L0। तो पार्शियल मार्किंग में कुछ नंबर तो हमें मिल गए। तब हमें जो है टाइम निकालना है, कितनी देर में फ्रीज होगा। ठीक है, और ये जो है थोड़ा सा ही मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत का तो नहीं है, तो कर लेते हैं। तो हम बनाते हैं एक सफियर, अरे बाप रे,
इसके अंदर हम बनाएंगे बच्चों एक छोटा स्फीयर। जब ये चला जाए और इसको हम सेंटर कर लेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, फिर इसको सेंटर कर लेंगे, और थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, फिर इसको सेंटर कर, थोड़ा सा और बड़ा। तुम क्या सर टाइम पास चल रहा है क्या? थोड़ा सा तो करना तो। हाँ, तबीयत खराब है, क्या करें। तो ये हमारा स्फीयर हो गया। अब बात ये है कि हमारा जो स्फीयर है ये इतना आइस है, ये है आइस। किसी इंस्टेंट पे ये रेडियस आर है और ये रेडियस आर नॉट है। तो इस इंस्टेंट पे हमें रेट ऑफ फ्लो निकालनी है, ठीक है। तो दिस इज आइस, बाहर टेम्परेचर -T, अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट फ्लो के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होगा। हम क्या करते हैं बच्चों, इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और स्फीयर लेंगे, ठीक है, एक और स्फीयर लेंगे, और उस स्फीयर की उस समय रेडियस जो है हम x मान लेते हैं, और यहाँ पे एक और स्फीयर लेंगे, ठीक है। स्फीयर का मैं थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ ताकि आपको पता रहे उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ठीक, अब हमने क्या किया, एक स्फेरिकल सरफेस ली, एक और बनाता हूँ, ठीक है। अब टूल मिला है ना, तो टूल का यूज़ करने का मन कर रहा है। एक और हमने स्फीयर लिया, ठीक है, तो हल्का सा बड़ा कर लिया। हाँ, बहुत है, ठीक है बच्चों। तो करना क्या चाह रहे हैं तुम्हारे सर इतनी देर से टाइम पास करके? तो हमने कहा कि x डिस्टेंस पे एक छोटा सा थिकनेस का स्फीयर ले लिया dx, ठीक है। तो इसके अक्रॉस अगर हीट फ्लो होती है, तो इसके अक्रॉस हीट फ्लो अगर होती है, तो हीट फ्लो जो होगी वो होगी dq/dt, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू इसका k, कि हमें के आइस के ले लेते, बाद में आइस चेंज करेंगे, इनटू इसका क्या होता है, हीट फ्लो जो होती है वो क्या होती है हमारी, क्या होता है, के इंटू उसका एरिया विच इज सरफेस एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई इसकी लेंथ dx, ठीक है, इंटू इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है dt, ठीक है, यही होता है। तो ये रेट ऑफ हीट फ्लो, अब ये रेट ऑफ हीट फ्लो सबके लिए सेम होती है, ठीक है। तो हम जो करते हैं बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग होगा, पर dq/dt सेम होगा, ठीक है। तो ये सारे पार्ट अगर हम जोड़ लें तो सारे dt भी जोड़ लेंगे, ठीक है, आ रही बात समझ, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो सेम होता है। नहीं आ रही बात समझ, ठीक है, बताते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ से हीट जो गई, कुछ गई, एक्स अमाउंट गई, अगले से भी एक्स अमाउंट जाएगी, अगले से भी एक्स अमाउंट जाएगी, अगले से भी एक्स अमाउंट जाएगी, ठीक है, सबसे अमाउंट तो सेम है, सबके अक्रॉस हीट अमाउंट सेम है। इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो dt1 है, अगले के dt2 है, dt3, dt4। तो सारे टेम्परेचर डिफरेंस क्या होते जाएंगे बच्चों, सारे टेम्परेचर डिफरेंस क्या होते जाएंगे,
जुड़ते जाएंगे। आ रही बात समझ में? सारे टेम्परेचर डिफरेंस जो होते जाएंगे वो क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। और अगर सारे टेम्परेचर डिफरेंस जुड़ते जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसको अगर मैं उल्टा लिख लूँ तो ये भी जुड़ता जाएगा। अभी भी नहीं आ रही बात से, मैं बताता हूँ। ठीक, मान लो हीट का जो फ्लो की रेट है वो 3 है। ठीक है, अब पहली लेयर के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस 0.1 है, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, 30 है। दूसरी के अक्रॉस भी 0.15 है, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, 40 है। ठीक है, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन तो 30 होगा नहीं, पर इसकी वैल्यू कुछ होगी। ठीक है, तो अगर मैं सारे डी टी जोड़ते जाऊँ, इसको मैं इधर ले जाऊँ, तो ये तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं आई कर देता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, के बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, दिस इक्वल टू डी टी। ठीक है, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो मुझे टेम्परेचर डिफरेंस मिल जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टी नॉट, टी डिग्री सेल्सियस है, टी नॉट है, टी नॉट है। ठीक है, और चूंकि आई कांस्टेंट है तो इसको भी मैं इधर भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं वही कर रहा था, वही कहने की कोशिश कर रहा था कि इस पूरी चीज़ को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो आप ये करंट चैप्टर में पढ़ेंगे एंड आई होप कि आपको आता है, आप अच्छे से कर ले। तो ये जो है इसको मैं पूरी चीज़ को जिसको मेरे को इंटीग्रेट करना उसको मैं इंटीग्रेट करके एक आर का नाम ले लेता हूँ, के इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, और फिर मैं सीधा क्या कर दूंगा, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू आर इंटू डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी बाई आर, ये नीचे आ जाएगा, इसका उल्टा आ गया था, इस तरफ आ गया था। ठीक है, तो यू एक सर्कुलर एक स्फेरिकल कंडक्टर में रेजिस्टर में करंट कैसे फ्लो होता है उसके लिए रेजिस्टेंस निकालना, दिस इज ए स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है आर से कैपिटल आर नॉट तक, आर से कैपिटल आर नॉट तक। सो 1/4 पाई के एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा 1/r माइनस 1/r नॉट। अब आप कहोगे कि आर तो नीचे डजेंट मैटर, ओवरऑल चीज़ हमें पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, सो फाइनली वी हैव कि हमारा जो हीट फ्लो है डी क्यू बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस विच इज टी नॉट डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना हीट फ्लो कम होगा, दिस इज हमें पता है। ठीक है, अब वो जो डी क्यू बाई डी टी है वो क्या कर रहा है, ये जो हीट जो निकली है वो क्या कर रही है, वो हीट क्या कर रही है, हमारा अंदर वाटर फ्रीज कर रही है। ठीक है, कितना वाटर फ्रीज कर रही है, यहाँ पे भी एक छोटी सी लेयर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ली थी डी एक्स लेंथ की, वैसे वहाँ भी हम एक छोटी सी लेयर ले लेते हैं, उसको फ्रीज कर रही है। ठीक है, सो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी एम इंटू एल, और डी एम कितना होगा, रो इंटू डी वी, और डी वी कितना है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो ये जो है इतना वॉल्यूम फ्रीज कर रही है इंटू एल नॉट। ठीक है, सो पूरा फ्रीज करने का भी हम टाइम निकाल सकते हैं। तो रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इतना मास फ्रीज हुआ इंटू एल नॉट। ठीक है, दिस इज डी क्यू बाई डी टी, दिस इज डी क्यू, दिस इज इक्वल्स टू टी नॉट इंटू इधर आ जाएगा आर। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा आर, वी इक्वल्स टू आई आर इंटू डी टी, और इसको हमें वापस से इंटीग्रेट करना है। ठीक है? वो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आपको याद हो जाएगी जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे। तो आई थिंक वी आर डन। सो 1/4 पाई के इंटू 1/r माइनस 1/r नॉट इंटू रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू एल नॉट इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस इंटू टाइम। इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक फ्रीज कर रहे हैं हम, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक फ्रीज कर रहे हैं हम, तो हम बाहर से चालू कर रहे हैं और आर तक फ्रीज कर रहे हैं। तो 4 पाई से तो 4 पाई कट गया बच्चों,
तो ये आया रो एल नॉट बाई के, बाहर आ गया रो। अब बचा आर। आर का इंटीग्रेशन होता है, आर का इंटीग्रेशन होता है आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आर क्यूब बाय 3 आर नॉट, आर नॉट से आर, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू टी नॉट को यहाँ ले आते हैं, दिस इज इक्वल्स टू टाइम टी, ठीक है। तो अब क्या कर रखेंगे, एक बार आर की वैल्यू 0 रखेंगे और एक बार आर की वैल्यू जो है आर बाई 2 रखेंगे। तो 0 रख लेते हैं, तो एक तरफ 0 आएगा, एक तरफ आर नॉट आएगा, ठीक है। सो कंप्लीट फ्रीज, कंप्लीट फ्रीज, तो उसमें कुछ टर्म्स तो 0 हो जाएगी, और जब आर नॉट रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/3, तो नंबर हमारे पास जो बचेगा, जो नंबर बचेगा वो बचेगा 1/6 इंटू, आई डोंट रियली केयर, पर लिख लेते हैं रो एल नॉट आर स्क्वायर, मैच कर लेते हैं बाय के टी नॉट, ठीक है। रो एल नॉट आर स्क्वायर बाय के टी नॉट, ठीक है। रो एल नॉट आर स्क्वायर बाय के टी नॉट मैच कर गया, 1/6 भी मैच कर गया, तो ऑब्वियसली हमारा ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो क्या किया आप बच्चों हमने, और जो है आप इसको भी मैच करा सकते हैं, थर्ड ऑप्शन भी आपका सही आएगा, ठीक है, इजीली मैच हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो किया क्या बच्चों, हमने सबसे पहले निकाला कि रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगी, वो आर फ्रीज हो चुका है, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू डेल्टा टी डिवाइड बाय आर। तो रेट ऑफ हीट फ्लो अक्रॉस ईच लेयर सेम होगी, और अक्रॉस ईच लेयर का जो हमने जो है के इंटू एरिया डिवाइड बाई डी एक्स कर लिया। तो फिर हमने नेट टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी रेट हीट फ्लो सेम है, तो उसको इंटीग्रेट कर लिया, जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, हीट रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, उसका नाम, उसको आर कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो थर्मल रेजिस्टेंस जैसे हमने निकाला, तो उसके बाद हमें बेसिकली हीट फ्लो की इक्वेशन मिल गया, और वो हीट फ्लो क्या कर रहा है, अंदर पानी जमा रहा है, तो एक छोटी सी लेयर का पानी वो जो जमा रहा है वो हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि किस तरह से रेडियस चेंज हो रही है, एक तरफ टी का इंटीग्रेशन था, एक तरफ आर का इंटीग्रेशन था, हमने इंटीग्रेशन करके उसको निकाल लिया, सारा सॉल्व कर लिया, और हमारा आंसर आ गया। सो आई होप आपने ये चीज़ें कुछ सीखी, इसमें समझी, और ये आपके काम आए, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं हम कुछ और सवाल, ठीक है। सो 134 इसका हमारा आंसर है बच्चों, ओके। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा ये, ठीक है। मैं बाहर जाता हूँ, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, पॉज करके सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, आई होप ये सवाल आपने अटेम्प्ट किया होगा, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लगता है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, बेसिकली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, बस इतना सा है, ठीक है। उसका यूज़ करके सवाल सॉल्व करना है। अभी भी अगर आप चाहें तो पॉज करके इसको अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं सवाल को सॉल्व करने की ओर। तो ये हमें कहा गया है, वी हैव थिन मेटल प्लेट, इट इज सस्पेंडेड इन एयर। तो प्लेट को हमने हवा में सस्पेंड कर दिया, ठीक है। वन साइड ऑफ द प्लेट इज एक्सपोज्ड टू डायरेक्ट सनलाइट, एक तरफ सूरज है, द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपोज सरफेस इज 360 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द अपोजिट सरफेस इज 340 केल्विन, ठीक है। एक साइड का टेम्परेचर 360 है, एक साइड का टेम्परेचर 340 है, हवा का टेम्परेचर 300 है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से यूज करेंगे। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लेट मेड ऑफ द सेम मेटल दैट इज ट्वाइस एज थिक, ठीक है। अगर अब प्लेट एक के बजाय दो है, मतलब प्लेट डबल मोटी है, तो ऊपर और नीचे वाली सरफेस का टेम्परेचर हमें बताना है, ठीक है बच्चों। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है।
ऊपर टेम्परेचर 360 है, नीचे 340 है, सराउंडिंग का 300 है। ठीक है, अब प्लेट मोटी कर दी, डबल्स मोटी कर दी। अब ऊपर और नीचे का टेम्परेचर बताओ। ठीक है, सेम चीज़, सेम तरह साइज की प्लेट, सेम मटेरियल की प्लेट। अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, सो आई होप इसको आप करें और सॉल्व करें, कि मुझसे तो नहीं हो रहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे। करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। तबीयत खराब है थोड़ी सी, कॉफ़ी पीते हैं, होपफुली उससे हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पी के आता हूँ। ठीक है, गला ख़राब है, सो आई होप कि हाँ वो जो है अ, दिमाग चलने लग जाए मेरा। सो कंसेप्ट क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगाना है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, अज्यूम न्यूटन, न्यूटन भैया कहाँ कहाँ अपना योगदान दे के गए हैं, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाइज। ठीक है बच्चों, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। करें सवाल, भगवान का नाम लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो करते हैं सवाल। सवाल में हमें क्या करना है कि एक तरफ 360 है, तो ये ऊपर वाली का टेम्परेचर 360 ले लेते हैं, नीचे वाली का 340 ले लेते हैं। तो यहाँ से जो हीट बाहर जाएगी, ठीक है, वो जो होगी अ, अ, ठीक है, वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो इधर से मान लो हीट ट्रांसफर जो है वो H1 है और इधर से H2 है। तो क्लियरली H1 इज इक्वल टू K इंटू 360 माइनस 300 और H2 इज इक्वल टू K इंटू 340 माइनस 300। ठीक है, तो टोटल, चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टोटल जो हीट रिसीव कर रहा है सनलाइट से, उसकी रेट होगी H1 प्लस H2। सो दिस इज K इंटू 60 प्लस K इंटू 40। अब प्लेट मोटी कर दी हमने, अब प्लेट हमारी मोटा गई। अब ऊपर वाले का टेम्परेचर TP, नीचे वाले का टेम्परेचर TB ले लेते हैं, TP और TB। तो अभी भी सनलाइट तो उतनी रिसीव हो रही है, तो हो जाएगा K इंटू TP माइनस 300, बाहर का भी सेम है, प्लस K इंटू TB माइनस 300। अब ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों को बराबर करोगे, ठीक है, तो के कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। तो कह रहे हैं, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, 1 2। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, इक्वेट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, सर तुम्हारे जो सही में बीमार है, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। तो उसको करोगे, सॉल्व करोगे, थोड़ा सा कर लेना यार, मैं हवा में कर पा रहा हूँ तो तुम पेन पेपर से तो कर ही लोगे ना। हाँ बच्चों, तो हम यह करेंगे, तो TP प्लस TB बराबर 700, हमेशा ही होगा 700 है ना, पहले भी सम बाद में भी सम, हमेशा सम जो होगा 700 होगा। तो एक इक्वेशन मिल गई, अब एक और इक्वेशन चाहिए। फिर से कुआं खोदेंगे, फिर से पानी पिएंगे, फिर से कुआं खोदेंगे, फिर से। अब हमारा एडवांस वालों का यही, जब यही है हमारा नियम, दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाए। करते हैं करते हैं करते हैं, कुछ तो कर, कुछ तो कर। थिकनेस का यूज नहीं किए ना अभी तक हम, तो थिकनेस का यूज करना है ऑब्वियसली, सिंपल सा सवाल है। फालतू में सवाल जो है उसको बढ़ा चढ़ा रहे नहीं भाई, थोड़ा कम चल रहा है दिमाग। तो पहले थिकनेस थी T, अब थिकनेस है 2T।
इतना ही आसान है, तो तुमने कर लिया होगा, अच्छी बात है। मुझे तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। देखो, मेटल प्लेट ही नहीं बन रही, मान लो ये इसके डबल है, मान लो ना 2T। ठीक है, तो पहले था 360 और 340, और अब है टीपी और टीबी। नीचे वाले के पास टेम्परेचर 340 था, उसके पास हीट आ रही थी, कहाँ से आ रही थी? बाहर देने के लिए ऊपर से आ रही थी। ठीक है, तो ऊपर से हीट कितनी आती है उसके पास? ठीक है, तो ऊपर से हीट उसके आती, मान लो मेटल का जो है वो क्या कहते हैं, तो कंडक्टिविटी वो है K1 है, तो उसके पास जो हीट आ रही है वो आएगी K1 इंटू एरिया बटा थिकनेस T इंटू डेल्टा T। 360 माइनस 340, और ये जो है, ये जितनी हीट आ रही है उतनी हीट वो बाहर दे रहा है। तो पहले वाला हम ऑलरेडी एक ले यूज कर चुके हैं, के इंटू 340 माइनस 300। ठीक है, सेकेंड केस में क्या होगा? K1 चेंज होगा नहीं, ए चेंज होगा नहीं, 2T यूज कर लिए, 2T टीपी माइनस टीबी, इस रेट से उसको हीट मिल रही है और वो जो है उसे बाहर फेंक रहा है, टीबी माइनस 300। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो टीपी और टीबी में हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा हम जो है ना इसको समझदारी से करें तो चीज़ें आसान रहेगी। इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे इक्वेशन 1 बटा इक्वेशन 2। तो हो गया हमारा 2, अरे रे रे रे, 2 गुणा 20 बटा, इधर यही कर लेते, टीपी माइनस टीबी बटा, इसको डिवाइड कर देते ना, 40 बोले तो टीबी माइनस 300 बटा 40। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो 40 चले गए, सब चले गए, चले गए, तो हमारे पास आया 2TB माइनस TP बराबर 300। तो हमें मिल गई है दो हमारी सुंदर सी इक्वेशन। सर को लग नहीं रहा था, देखो बच्चों की सवाल हो जाएगा, पर कर दिए सर। ठीक है, तुम्हारे सर ऐसे ही हैं। ठीक है, तुम भी कर सकते हो, थोड़ा भरोसा रखो, थोड़ा न्यूटन पे भरोसा रखो, थोड़ा हनुमान जी पे भरोसा रखो, थोड़ा सा काम करो, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा चीज़ों के लिए आभारी रहो, थोड़ा पॉजिटिव रहो। बीमारी बीमारी सब चलता रहता है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आती जाती है। देखो हम यहाँ भी कांड कर दिए, टीबी टीबी लिख दिए दोनों जगह। Add them together to get the value of TBH। 3TB बराबर 1000, तो TB बराबर 333 और 1/3 डिग्री सेल्सियस, और TC बराबर TP, TP बराबर 333 वो ले गया, तो दूसरा जो होगा वो हो जाएगा 366 इंटू 2/3। 1/3 अच्छा नहीं लग रहा ना, मुझे भी नहीं लग रहा। काम करते हैं, इसको 0.33 लिख लेते हैं, इसको 0.67 लिख लेते हैं, ऐड करो तो आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। पहले कितना था, 60-40, थिकनेस बढ़ा दी तो नीचे वाले का कम हो गया, ऊपर वाले का बढ़ गया, जैसा कि होना चाहिए था। ठीक, और बढ़ा देते तो ऊपर वाले का और बढ़ता, क्योंकि हीट ट्रांसफर में कम होता ना आगे, थिकनेस बढ़ गई।
तो मेरे हिसाब से तो ये सही है। ठीक है। सो आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि सर ने कैसे किया, क्या दिमाग लगाया इसमें, क्या कांड किया सर ने। और आई होप इस तरह के कांड आप भी कर सकें और अच्छे से आगे बढ़े। ठीक है। तो किया क्या हमने इसमें, एक प्लेट है, सनलाइट पड़ रही है, कुछ एनर्जी मिल रही है, तो टेम्परेचर बढ़ गया, ऊपर भी कुछ हो गया लेकिन नीचे भी कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होता है। फिल्म लगाते हैं ना हम कार में, ये जो है 3M की फिल्म है, ये 60,000 की फिल्म है। लोग बाग बच्चे थे, हम बात करते थे, मतलब मैं तो उस समय तो कार नहीं होती थी, थोड़े बड़े थे जब हम ऑफिस में, जब मैं कॉर्पोरेट में था, बात करते थे कि अरे ये जो है ना, इसमें 60,000 की फिल्म आती है 3M की, वो लगा दे तो बाहर अंदर के बीच में टेम्परेचर, वो जो फिल्म बेचते हैं ना, उस शोरूम में जाते हैं तो लट्टू लट्टू रख के बताता है फिल्म के अगेंस्ट, देखो दूसरी साइड टच करके देखो, बिल्कुल हीट फील नहीं हो रही। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी उतना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा। प्रोपोर्शनल तो नहीं होगा बट ऑब्वियसली होगा। ठीक है। तो हीट मिल रही है तो ऊपर कुछ टेम्परेचर है, नीचे कुछ टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का 300 दिया है, अब थिकनेस हमने बढ़ा दी तो क्या होगा, पहला सवाल। ठीक है। तो हमने ये देखा कि हीट जो मिल रही है अभी भी उतनी मिल रही है, और हीट जो जा रही है अभी भी उतनी जा रही है, तो उससे और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाइज करके ये आया कि टेम्परेचर का सम तो कांस्टेंट होगा। थिकनेस बढ़ेगी, ऊपर का टेम्परेचर बढ़ेगा, नीचे का टेम्परेचर घटेगा। ओके। अब तो पहली क्वेश्चन आ गई। अब दूसरी क्वेश्चन कहाँ से लाए बच्चों, कहाँ से लाए? तो थिकनेस टूटी हो गई, तो नीचे वाले के पास हीट कहाँ से आ रही, ऊपर वाला भेज रहा है, तो ऊपर वाला जो भेज रहा है वही आप एमिट कर रहे हो, टेम्परेचर डिफरेंस है। एक बार टी में लिखिए, एक बार 2T में लिखिए, डिवाइड कर दिए, आंसर आया। ठीक है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल लॉ, और इससे डिविएट होता है, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है, वैक्यूम वगैरह होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, बट इट इज़ ए वैलिड अजम्पशन फॉर मोस्ट केसेस। तो हमने क्वेश्चन में डाल भी दिया कि वो वैलिड है, और आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप इसको करें, अच्छे से करें, सॉल्व करें, सीखें, समझें। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल फिर रेडिएशन का है, फिर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का सवाल है, और आई होप आप ये सवाल करें, अच्छे से करें, कोई सवाल समझ में आए। ठीक है। तो मैं स्क्रीन के बाहर जाता हूँ, पॉज करता हूँ, पॉज आप करिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों। ओके गाइस, लेट अस बिगिन दिस नाइस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, वी हैव थ्री थ्री कॉन्सेंट्रिक थिन स्फेरिकल शेल्स, जैसा पहले सवाल में था। क्योंकि सेम सेम सवाल ले आओ, सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है, काफ़ी अलग है, और सेम है तो कर लो, अच्छी बात है। वो नहीं हुआ ये कर लो, वो भी हो गया, ये भी हो गया, बढ़िया। मेरे को मोबाइल नंबर भेजो, मैं तुम्हारा फोटो खिंचाऊंगा, देखो मेरे से रैंक आई। ठीक है। तो काम की बात यह है कि सवाल करिए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए, इट्स इंपॉर्टेंट। और ये सवाल जो है काफ़ी डिफरेंट है, इट्स नॉट सेम। कंसेप्ट वही है। क्या कंसेप्ट है? आउटर शेल इनर वाले के लिए क्या करता है, हमारा एटमॉस्फेयर का काम करता है। ठीक है। सो थ्री कॉन्सेंट्रिक थिन स्फेरिकल शेल्स आर शोन इन द फिगर, फिगर में दिखाया गया है, तीन है एक जैसे। ठीक है। आउटर स्फीयर कैन नॉट रेडिएट इन आउटर स्पेस, इट डजेंट मैटर रियली, बट कहा है तो मान लेते हैं कि आउटर शेल बाहर रेडिएट नहीं कर सकता है। ठीक है। द इनर मोस्ट एंड द आउटर मोस्ट आर मेंटेन्ड एट T1 एंड T2। तो हम एनर्जी देना लेना जो भी करना है कर कुरा के हमने क्या किया है इस बार, पहले में इनर के अंदर एनर्जी सोर्स था, यहाँ पे क्या कहा है, टेम्परेचर फिक्स है, हमने मेंटेन कर रखा। किस तरह से कर रखा मत पूछो, सबसे अंदर वाले का T1 है और सबसे बाहर वाले का T2। ठीक है। अज्यूम दैट द थ्री शेल्स बिहेव एज ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी है। ठीक है, कहीं ई वगैरह का कोई काम नहीं है, अगेन वो भी इतना मैटर नहीं करता। ठीक है। द स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द मिडिल शेल इज दिस, फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, T1 टू द पावर 4 बाई एक्स एंड T2 टू द पावर 4 बाई एक्स। ठीक है। रेडियस R, 2R और 3R दिए। तो मिडिल वाले का हमें स्टडी स्टेट टेम्परेचर निकालना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, बहुत आसान सवाल है। ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं। तो इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं बच्चों
कितना है T। इसका टेम्परेचर कितना है बच्चों T। ठीक है, तो तीनों ब्लैक बॉडी है। ठीक है, मिडिल वाला शेल है एनर्जी एमिट भी करेगा और रिसीव भी करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अंदर वाले स्फीयर की बात करें। ठीक है, अंदर वाले स्फीयर से वो एनर्जी क्या करेगा, अंदर वाले स्फीयर से वो एनर्जी रिसीव करेगा। अंदर वाले स्फीयर का टेम्परेचर है T1। ठीक है, तो वो T1 वाला कितना एनर्जी एमिट करेगा, कितना करेगा मुझे नहीं पता, आप बताइए ना। ठीक है, कितना करेगा, तो आई थिंक वो करेगा सिग्मा गुणा उसका एरिया 4πr²। अब 4πr² और सिग्मा को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये जो है सिर्फ डायमेंशन देंगे। आर टू आर स्क्वायर को मैं 4 लिख लूंगा, बट ठीक है आप कहो तो इनको साथ लेके चलते हैं। इंटू T1 की घात 4, इतनी एनर्जी अंदर वाले स्फीयर से बाहर आ रही है। ठीक है, ठीक है, पर अंदर वाला स्फीयर भी एनर्जी जो है रिसीव कर रहा है, क्योंकि आर वाले स्फीयर के लिए 2r क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो अंदर वाले स्फीयर का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो क्या होगा, सारा का सारा आउटर स्फीयर से होगा। बात समझ रहे हो, हमने अंदर वाले स्फीयर से एनर्जी जो रेडिएट होती है वो निकाल ली, टोटल नेट, नेट नॉट टोटल, नेट निकाल ली, वो सारी की सारी बाहर वाले स्फीयर को मिलेगी। ठीक है, तो अंदर वाले से इतनी एमिट होती है, प्लस वो रिसीव करता है, माइनस वो रिसीव करता है। माइनस कितना रिसीव करता है, सिग्मा इंटू 4πr² इंटू उसका एटमॉस्फेयर क्या है, मिडिल शेल, T⁴। ये एनर्जी एमिट कर रहा है अंदर वाला शेल, तो क्या कर रहा है ये बाहर वाला, बीच वाला शेल इसको रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब ये अंदर की कहानी खत्म, अंदर से इतनी एनर्जी आई। अब ये जो है बाहर कुछ एनर्जी एमिट कर रहा है। ठीक है, ये जो है बाहर कुछ एनर्जी एमिट कर रहा है, मिडिल शेल कितनी एनर्जी एमिट करेगा, एमिशन, टोटल एमिशन जो होगा, नेट की बात नहीं कर रहे, वो कितना करेगा, सिग्मा इंटू 4π इंटू 2r की पावर स्क्वायर इंटू T⁴। इतनी एनर्जी जो है वो एमिट करेगा, पर अपनी सराउंडिंग से रिसीव भी करेगा। ठीक है, ये उसको अंदर वाले स्फीयर से आई, ये वो बाहर वाले को दे रहा है। बाहर वाला मतलब सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, सिग्मा इंटू 4π। अब क्या होगा, बाहर वाला तो कहीं दे नहीं रहा, पर क्वेश्चन में लिखा है ना उसका टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से हम बिना रेडिएशन के भी तो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। इट डजेंट रियली मैटर, कैसे कर सकते, मान लो T2 जो है 0 डिग्री, हमने उसको इस बात में डाला, इट डजेंट मैटर, वी डोंट केयर। ठीक है, माइनस सिग्मा इंटू उसका सराउंडिंग है ना, तो रेडियस तो उसी की लगेगी, इंटू T⁴। बात आई समझ, अंदर वाले से वो 10 रिसीव कर रहा है, अंदर वाला जो है 20 देता है 10 लेता है, ये 20 दिया उसने 10 लिया, तो अंदर वाले से उसे 10 मिला, तो उसको 10 बाहर देना है। वो मान लो बाहर जो है 30 देता है और 20 रिसीव करता है। ठीक है, तो जितना अंदर से मिला उतना उसने बाहर दे दिया, स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, हीट जो है जितनी मिली उतनी दे दी। सो दिस इज आवर इक्वेशन। एक इक्वेशन में क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। आप कहोगे बहुत आसान सवाल है, आसान है तो कर देते। तो ये जो है अभी क्या क्या है, कैनॉट रेडिएट आउटर स्फीयर, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, क्योंकि आगे तो दिया ही गया हमें कि उसका टेम्परेचर मेंटेन है। कैसे मेंटेन है हमें नहीं पता, हमें चिंता भी। तो क्या इक्वेशन है, सबसे अंदर वाला स्फीयर जितनी एनर्जी उतनी वो बाहर दे रहा है, सबसे अंदर वाला स्फीयर कितनी एनर्जी देता है, खुद का टेम्परेचर T1 है तो इतनी देता है, उसके लिए मिडिल वाला स्फीयर सराउंडिंग है तो उससे वो रिसीव कर रहा है। मिडिल वाला स्फीयर बाहर एनर्जी इतनी देता है, अब कहोगे बाहर दे रहा है तो अंदर भी तो दे रहा होगा। ठीक है, तो अंदर वो बच्चों इतनी ही एनर्जी देता है। ठीक है, पर स्फीयर को इतनी मिलती है, तो अंदर अगर वो 4 ही एनर्जी दे रहा है तो छोटे वाले को सिर्फ E मिल रही है। देख लो इन दोनों के बीच में ये 4πr², ये 4π इंटू 2 का स्क्वायर, तो वो अंदर भी बाहर जितनी दे रहा है उतनी अंदर दे रहा है ब्लैक बॉडी, पर अंदर वाले को सिर्फ R मिल रही। क्यों, क्योंकि इसने इधर एनर्जी दी, ये इसको इधर चली गई, भाई चारों तरफ एनर्जी मिलती है ना, तो जो कुछ एनर्जी दे रहा है वो खुद को रिसीव हो जा रही है, उसको सिर्फ कितनी मिल रही है,
उसको 1/4 मिल रही है। कैसे निकाला 1/4? भाई इसके लिए वो सराउंडिंग का काम करता है। आ रही बात समझ में? अंदर जो एनर्जी दे रहा है सारी की सारी बीच वाले स्फीयर को नहीं मिल रही, इनर स्फीयर को नहीं मिल रही, कुछ जो है खुद ही को मिल रही। इवन एक्चुअली 3/4 खुद को मिल रही है, सिर्फ 1/4 उसके पास जाए, तो वो जो है सराउंडिंग का काम करता है। अरे कांड हो गया, ठीक है। क्यों हो जाता है ऐसा? क्या से क्या हो गया? ठीक है, इक्वेशन वापस लिख लेते हैं, इट डजेंट मैटर। तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू T1 to the power 4, ये अंदर वाले ने एमिट करी, ठीक है, इंटू इंटू T2 to the power 4, ये उसने एब्जॉर्ब करी, ठीक है। अंदर वाले ने 4 पाई इंटू 2r स्क्वायर, ठीक है, 16 दी थी पर उसको 4 ही मिली क्योंकि बाकी वापस आ गई। की कॉन्सेप्ट, ठीक है। मिडिल स्फीयर इनर मोस्ट के लिए सराउंडिंग है, मिडिल स्फीयर के लिए आउटर मोस्ट सराउंडिंग है। सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 2r² इंटू T2 to the power 4 माइनस सराउंडिंग से जो उसने ली 4 पाई इंटू 2r² इंटू T2 की घात 4। सो सिग्मा इंटू 4 पाई जैसा मैंने कहा था इंटू r², वो सिर्फ डायमेंशन के लिए, वो सब चले गए, ठीक है, चले गए। इधर से मिला T1 to the power 4, इधर से T power 4, इधर से मिला 4 इंटू T2 to the power 4, और इधर से मिला 4 इंटू T2 to the power 4। So the equation becomes T1 to the power 4 minus T2 to the power 4 is equals to 4 into T2 to the power 4 minus 4 into T2 to the power 4। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो T2 to the power 4 is equals to T1 to the power 5 4/5 plus T2 to the power 4 by 5। क्यों लिखा इसको ऐसे? यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। x plus y, so 5 plus 5/4 which is 6.25। तो हमारा आंसर होगा बच्चों इसका कितना आंसर होगा? 6.25। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा इससे, कुछ समझा, ठीक है। तो बच्चों बढ़ते हैं हम, क्या करते हैं हम? पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ धूप से लड़ने वालों। बढ़ते आगे, करते हैं हम अगला सवाल। आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्लीज़ 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 इसको अटेम्प्ट कीजिए स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, सो आई होप ये सवाल आपने किया होगा, कुछ ज़्यादा है नहीं इस सवाल में, ठीक है, मतलब है पर इतना भी नहीं है। तो करते हैं इस सवाल को। तो हमें कहा गया है वी हैव 3 स्फीयर्स ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर, रेडियस काफ़ी छोटी है। ईच आर पेंटेड ब्लैक, सबको हमने काला काला पोत दिया है, ब्लैक बॉडी है, ठीक है। दे आर केप्ट ऑन स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में उनको रखा गया है, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव स्फीयर्स आर 100 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, लिखना चाहिए था, रेस्पेक्ट के साथ काम होता है ना सारा, ऑब्वियसली रिस्पेक्टिवली लिखना चाहिए था, नहीं लिखा। दे आर इन वैक्यूम, पूरी तरह से वैक्यूम में, कहीं से कहीं एनर्जी उनके पास नहीं आ रही है, ठीक है। बट हम जो है दो स्फीयर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जो कि सवाल में आगे लिखा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द लेफ्ट मोस्ट स्फीयर इज मेंटेन्ड एट 200 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ द राइट मोस्ट स्फीयर इज मेंटेन्ड एट 300 केल्विन, व्हाट इज द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ स्फीयर इन केल्विन इन बिटवीन। ठीक है बच्चों, तो पूरी तरह से वैक्यूम में लेफ्ट मोस्ट स्फीयर को हमने एनर्जी दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर 200 पे मेंटेन कर रखा है, राइट मोस्ट को भी एनर्जी दे रहे हैं, उसको 300 पे कर रखा है, बीच वाले को हम कोई एनर्जी नहीं दे रहे,
उसको एनर्जी जो मिल रही है सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट मोस्ट स्फीयर और राइट मोस्ट स्फीयर से मिल रही है। वही एनर्जी वो जो है खा रहा है, तो वही उसी एनर्जी से उसका टेम्परेचर स्टेडी स्टेट में होगा। ठीक है, तो उसको जो एनर्जी मिलती है दैट इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएटेड बाय द मिडिल स्फीयर। ठीक है, और ऑब्वियसली इनकी जो रेडियस है बहुत कम है इनके डिस्टेंस के, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो कितनी एनर्जी उसको लेफ्ट मोस्ट से मिल रही है बच्चों, ये निकालते हैं। तो लेफ्ट मोस्ट टोटल एनर्जी कितनी जनरेट करता है, सबसे पहले ये निकालते हैं। तो टोटल एनर्जी वो जनरेट करता है वो है हमारा सिग्मा गुणा सरफेस एरिया ए। ठीक है, रेडियस आर ले लेते हैं, सरफेस एरिया 4 पाई। अब आप कहोगे कि आपने ए से क्यों लिया, अभी बताएंगे, अभी पता पड़ जाए। शांत गदाधारी भीम शांत। ठीक है, तो हमारा वो एनर्जी जनरेट करता है सिग्मा गुणा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू ये T1 ले लेता हूँ मैं और ये T2 ले लेता हूँ इंटू T1⁴। ये जो है एनर्जी पर सेकंड उसका पावर जनरेटेड। ठीक है, उसको कितनी मिलेगी उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो दिस इज P1, तो दिस इज I1 इज गोइंग टू बी, वहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, ये डिस्टेंस को मैं D1 ले लेता हूँ, इसको मैं D2 ले लेता हूँ। तो I1 इज गोइंग टू बी P1/4 पाई D1 स्क्वायर। ऑब्वियसली जो है इंटेंसिटी क्या होती है, पावर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसको जो रिसीव होगा P1 बॉडी 1 से P1 वो कितना रिसीव होगा, I1 इंटू प्रोजेक्शन एरिया, हमेशा जो छाया का एरिया लेते हैं, इंटू कितना होगा बेसिकली 4 पाई r²। ठीक है, और तो टोटल जो पावर रिसीव करेगा वो होगा P1 प्लस P2। ठीक है, और वही पावर वो एमिट करेगा। तो क्वेश्चन जो है क्या हुआ, पावर रिसीव्ड इक्वल्स टू पहले से मिला और वो दूसरे से क्या मिला। ठीक है, पहले से कितना मिला, पहले से मिला I1 इंटू 4 पाई r²। I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू P/4 पाई D1 स्क्वायर। वो P की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई r² इंटू T1⁴। कि पहले ने पावर जनरेट किया, उसकी इंटेंसिटी जब दूसरे के पास पहुंची तो हो गई 4 पाई D² और D1 स्क्वायर इंटू कितना रिसीव करेगा, पाई इंटू r²। यही एक्सप्रेशन हम सेकंड के लिए लिखेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई r² इंटू T⁴ और इंटेंसिटी 4 पाई D2 स्क्वायर इंटू पाई r²। पावर एमिट कितना करेगा, पावर एमिटेड बीच वाले स्फीयर कितना एमिट करेगा, सिग्मा इंटू उसका टेम्परेचर हम T मान लेते हैं 4 पाई r² इंटू T⁴। ये दोनों हम बराबर कर देते हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे तो रिसीव्ड इक्वल्स टू एमिटेड कर देते हैं, रिसीव्ड इक्वल्स टू एमिटेड कर देते हैं। तो होपफुली ये सवाल हमसे हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा सिग्मा इंटू 4 पाई r² से 4 पाई r² कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, सिग्मा इंटू r² डिवाइडेड बाय 4 पाई r² इधर, 4 पाई r² इधर, 4 पाई r² इधर, कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, सिग्मा इंटू r²/4 कॉमन आ जाएगा इंटू
T1 की पावर 4 डिवाइड बाय D1 स्क्वायर प्लस T2 टू द पावर 4 बाय D2 स्क्वायर, और सिग्मा भी कट जाएगा। ठीक है, सब चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए, गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ बच्चों, डायमेंशन यहाँ पे काम आता है, इक्वल्स टू T टू द पावर 4। तो ये निकालना है आर स्क्वायर बाय 4, T1 टू द पावर 4 बाय D1 स्क्वायर, T टू द पावर 4 बाय D2 स्क्वायर। तो रेडियस की वैल्यू थी 0.1 मीटर, सो 1 बाय आर स्क्वायर, 0.1 मीटर इज 1 बाय 10 मीटर, सो 1 बाय 100 इंटू 1 बाय 4 इंटू अंदर क्या था T1 टू द पावर 4 बाय D1 स्क्वायर। पहले वाले का टेम्परेचर था 200, दूसरे का था 300, तो 200 की पावर 4 बाय डिस्टेंस 100, 100 का स्क्वायर प्लस 300 की पावर 4 बटा, कहीं और चले गए हम, ये कहाँ, 300 की पावर 4 बाय 300 स्क्वायर, है ना बच्चों। ठीक है, भगवान का नाम लो, सब सही होता है। 300 स्क्वायर, दिस होल थिंग इज T टू द पावर 4। ओके 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 ओके, 0.1 मीटर था ना, 0.1 मीटर 1/10 होता है, आर स्क्वायर बाय 4। सही किया यार, सही किया होगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 बाय इंटू 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16, 2 टू द पावर 4 बाहर ले लिया इंटू 100 स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, तो 9 को बाहर ले लिया इंटू 100 स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू T टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया 25, तो ये हो गया हमारा 25 इंटू 100 बाय 4 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू आ गई 25 इंटू 25 की पावर 1/4 5 केल्विन। तो बीच वाला स्फीयर का टेम्परेचर जो होगा वो होगा बच्चों, कितना होगा, मात्र 5 केल्विन होगा। ठीक है, बीच वाले स्फीयर का टेम्परेचर कितना होगा, मात्र 5 केल्विन। क्यों? क्योंकि जो दो स्फीयर एनर्जी एमिट कर रहे हैं उनसे बहुत दूर है यार, 10 सेंटीमीटर का उनका खुद का एरिया, उससे 1 से 100 मीटर दूर है, 1 से 300 मीटर दूर है। ठीक है, और इसके पास कोई एनर्जी है नहीं, तो जितनी एनर्जी ले रहा है उतना दे रहा है, तो उसको हमने सोल्व किया, हमारा आंसर आया 5 केल्विन। ठीक है, तो क्या किया इस सवाल में हमने, कुछ कोई बताएगा क्या किया, व्हाट डिड वी डू? हमने ये किया कि एक स्फीयर है, उससे टोटल एनर्जी निकल रही है। ठीक है, तो उससे हमने इंटेंसिटी निकाल ली एक डिस्टेंस पे, और वो निकाल लिया कि बीच वालों को कितना मिल रहा है। फिर दूसरा स्फीयर है, उससे भी यही काम हमने कर लिया, एक से निकाला वही दूसरे से होगा, और वो जो दोनों से जो एनर्जी मिल रही है उसको हमने क्या किया, उसको हमने चुप्पे चाप जो है उसको दे दिया, और पर वो खुद भी एमिट कर रहा है, तो जो मिल रहा है उतना एमिट कर रहा है, तो रिसीव्ड इक्वल्स टू एमिटेड किया। इक्वेशन सॉल्व करिए, कटाकट कटाकट कटाकट, और उसके बाद हमने आंसर निकाल लिया, और हमारा आंसर आ गया T इक्वल्स टू 5 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इस तरह के सवाल आप कर पाए। बड़े हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन करिए, बाहर जाता हूँ, वीडियो पॉज करके सवाल सॉल्व कीजिए।
ओके बच्चों, आई होप आपने सवाल अटेम्प्ट किया, आपको समझ में आया, आप कुछ सीखे। ठीक है, तो मैं भी ट्राई करता हूँ और होप करता हूँ कि मुझसे भी हो जाए। ठीक है, सो वी हैव ए रूम विच इज, सवाल पढ़ते हैं सबसे पहले। सो रूम इज हीटेड बाय रेडिएटर, एक रेडिएटर से रूम हीट कर, रेडिएटर आजकल वो चले, हीटर मान लो, रेडिएटर में क्या होता है, ऑयल भरा होता है, उसको ऑयल गर्म होता है, वो थोड़ा सा उसमें वो होता है, वो रूम को जो है ना वो नहीं करता, ह्यूमिडिटी गायब नहीं करता है, समथिंग समथिंग हवा जो है उसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, सो रूम इज हीटेड बाय रेडिएटर विच हैज़ अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि हमें नहीं पता। ठीक है, वही हमें निकालना है, एस्टिमेट द रेडिएट टेम्परेचर। ठीक है, व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर, रूम के बाहर का टेम्परेचर 260 केल्विन है। ठीक है, द रूम टेम्परेचर इज 300 केल्विन। रूम का टेम्परेचर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अंदर रेडिएटर है, देयर इज अ हीट सोर्स इनसाइड द रूम, अंदर कोई ना कोई एनर्जी हीट जनरेट कर रहा है, इसलिए रूम का टेम्परेचर आउटसाइड से अलग है। ठीक है, जब बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो आउटसाइड टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 240 केल्विन। 240 केल्विन कितना होता है बच्चों? 240 केल्विन जो होता है वो जीरो से कम होता है ना, जीरो 273 केल्विन होता है ना। ठीक है, अगर गलत बोले तो मजाक में थोड़ा। तो पहले जो टेम्परेचर था -13 था, अब जो टेम्परेचर है -33 हो गया है। आई होप 240 -33 डिग्री सेल्सियस, कोई यूज़ नहीं है डिग्री सेल्सियस, जस्ट एस्टिमेट, मतलब विजुलाइज करने के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो रूम का टेम्परेचर तो पहले 300 था, 27 डिग्री था, बढ़िया रूम मस्त जो था। मतलब बाहर का टेम्परेचर -13 था पर रूम का टेम्परेचर 27 था, 27 बहुत शानदार टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब जो है रूम का टेम्परेचर 17 हो गया, 17 में रजे रह के रह सकते हैं। तो जब बाहर का टेम्परेचर 240 हो गया तो रूम का टेम्परेचर जो है इस समय हमारा 290 हो गया। तो रेडिएटर का टेम्परेचर आपको बताना है। दो आपको डेटा पॉइंट दिए, पहले बाहर का जब 260 था तो रूम का 300 था, अब बाहर का 240 हो गया तो रूम का 290 हो गया। रेडिएटर का टेम्परेचर बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल है, एक सवाल हम कर चुके हैं और इस तरह के सवाल हम करने हमें आने चाहिए। ठीक है, तो इसमें रेडिएशन यूज़ नहीं करना है क्योंकि टेम्परेचर में इतना डिफरेंस नहीं होता, रेडिएटर है बट रेडिएशन यूज़ नहीं करना है। T⁴ में नहीं खेलना है, वो हम वैक्यूम में और ब्लैक बॉडी वगैरह में खेलते हैं। तो ये जनरल सवाल है, इसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज़ करते हैं। तब आपका सवाल होगा कि कहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना है और कहाँ पे रेडिएशन लगाना है। तो बच्चों रेडिएशन वहाँ पे लगाना है जब हमें ऑलरेडी T⁴ वगैरह आंसर में दिया हो, क्वेश्चन देख के हमें समझ में आता है। कई बार सवाल में ऑलरेडी लिखा था यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्फेरिकल बॉडीज है, वैक्यूम है, T⁴ है, तो आपको हिंट मिल जाता है कि आपको कहाँ रेडिएशन वाला स्टीफन्स लॉ लगाना है। और जहाँ रूम है, रेफ्रिजरेटर है, हीटर है, चाय है और इस तरह के जो सवाल होते हैं उनमें हमें क्या करना है बच्चों, उसमें हमें वैक्यूम वगैरह नहीं, स्पेस नहीं है, नॉर्मल धरती पे एक दीवार है, तो हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना है। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पे हम T⁴ आसानी से लगा सके वहाँ लगाना, वरना हमें डेल्टा थीटा ही लगाना। ठीक है हमारी बात। तो बहुत ही सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है ये, अगर आपको करना आता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको करिए, सॉल्व कीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है टेम्परेचर टी, तो मान लेते हैं रेडिएटर का टेम्परेचर टी है, रेडिएटर का टेम्परेचर टी है। ठीक है, तो रेडिएटर से जो हीट मिल रही है, जब सबका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो रेडिएटर से जो हीट मिल रही है वही हीट बाहर जा रही है। ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट है, रेडिएटर का टेम्परेचर टी कांस्टेंट है, टेम्परेचर 300 कांस्टेंट है, बाहर का टेम्परेचर 260 कांस्टेंट है। उस समय जो हीट रेडिएटर से मिल रही है वही बाहर जा रही है। तो रेडिएटर से हीट, हीट रिसीव्ड इक्वल्स टू हीट गॉन। तो रेडिएटर से हीट कितनी मिल रही है? सम कांस्टेंट इनटू टी माइनस रूम का टेम्परेचर 300। रेडिएटर से हीट कितनी मिल रही होगी? हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। रेडिएटर का टेम्परेचर टी है, रेडिएटर के सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 है, सो सम कांस्टेंट इनटू टी माइनस 300। और यही हीट बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, रूम का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, रूम का टेम्परेचर 300 है, बाहर का टेम्परेचर है वो 260 है, उसका कांस्टेंट अलग होगा। दीवार पे डिपेंड करेगा, दीवार की क्वालिटी, रूम की साइज, दीवार की थिकनेस, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। रेडिएटर का जो है ये इन जनरल, तो इनका K1 K2 दोनों का अलग अलग होगा। इट्स ओके, वी विल वर्क समथिंग आउट। ठीक है, तो जितनी हीट रेडिएटर से मिली रूम को, उतनी ही हीट
उसने बाहर दे दी, 300 माइनस 260। ठीक। सेकंड केस में भी यही होगा। सेकंड केस में क्या होगा, रेडिएटर से उसे हीट मिली, उसका टेम्परेचर 290 है। ठीक है, रेडिएटर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, रेडिएटर का पावर कांस्टेंट नहीं है बच्चों। अगर पावर कांस्टेंट होता तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में लिखते हैं, पहले लिखते P इक्वल्स टू K2 इंटू 300 माइनस 260, दूसरी इक्वेशन में भी लिखते P इक्वल्स टू K2 इंटू सम T1 माइनस TS। ठीक, वो अलग सवाल बनता और वो भी हमसे हो जाता। इस सवाल में हमें लेना है कि भाई रेडिएटर जो है स्मार्ट है, उसका जो है बेसिकली उसको पता है कि ज़्यादा हीट अप जनरेट करनी है। ऑब्वियसली अब रूम का टेम्परेचर 290 हो गया है, तो हीट पावर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, पर रेडिएटर का टेम्परेचर कांस्टेंट हमें दिया गया है। ओके, इक्वल्स टू K2 इंटू, अब की बार जो है हम 290 माइनस 240 करें, अब की बार इसकी सरकार उसकी सरकार। ठीक है, तो दैट्स इट, दैट इज इट। ठीक, रूम का बाहर का टेम्परेचर गिर गया, ठीक है, रूम का टेम्परेचर भी गिर गया, पर रेडिएटर का टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें सीधे सीधे बच्चों रेडिएटर का टेम्परेचर मिल जाएगा। तो कर लेते हैं, लेट अस नॉट डिली डैली। डिली डैली मतलब क्या होता है बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते, खोटी नहीं करते, बहुत काम है हमारे पास, 40/50। ठीक है, तो पहले का डिफरेंस 300। अब इसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व कर सकते हो, किसी ने मना नहीं किया आपको। ठीक है, टी और 300 का डिफरेंस 40 है, टी और 290 का डिफरेंस 50 है। इन दोनों में भी 10 है, इन दोनों में भी 10 है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, आसानी से आ जाएगा, या काट कुटा के भी कर सकते हो, इट डजेंट रियली मैटर आप कैसे करोगे, एज लॉन्ग एज यू सॉल्व इट। ठीक है, तो यहाँ मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारे जो टी की वैल्यू है वो है 340 केल्विन। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द रेडिएटर इज 300 इंटू 40 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो कैसे किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज किया। ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर की रेट क्या हुई, सम कांस्टेंट इंटू टी माइनस 300, और वही सारी हीट बाहर जा रही है, तो 300 माइनस 260, उसका भी प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वही रहेगा, डिवाइड कर दिया, आसानी से आंसर आएगा। तो बहुत आसान है, अगर आपको आता है तो आई होप इस तरह के सवाल आप कर पाए। ठीक है, और सवाल हम लेके आएंगे आपके लिए, आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे अच्छे सवाल। एक आध डीके के भी सवाल लेके आएंगे। जब डीके में क्या होता है कि परसेंटेज चेंज हमेशा सेम टाइम पीरियड में सेम होता है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में डीके के सवाल आपके लिए लेके आएंगे, और कुछ कुछ सवाल लेके आएंगे बच्चों। ठीक है, तो आज आपने मेरा इतना ध्यान रखा, स्पेशली जब मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू। और इसी तरह से पढ़ते रहें बच्चों, आगे बढ़ते रहें, बढ़िया करते रहें, IAS वाइस बने, बड़ी कंपनी बनाए, वो मुझे याद रखें। ठीक बच्चों, चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।